हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की पुस्तक से खंड ग मूल्यांकन से संबंधित तथ्यों को जानेंगे। और हमने इस खंड की शुरुआत की थी, तो हमने इस सेक्शन से दो से तीन टॉपिक हमने कंप्लीट किया। सबसे पहले हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित प्रश्नों और तथ्यों को जाना, फिर हमने प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित तथ्यों को जाना, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से संबंधित तथ्यों को जाना, और आज के वीडियो में हम डॉक्टर बाबू श्याम सुंदर दास के संदर्भ में जानेंगे। इसके बाद हमारा जो टॉपिक होगा वो रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, वृंदावन लाल वर्मा, बाबू गुलाब राय, माखनलाल चतुर्वेदी, पंडित राहुल सांकृत्यायन, निराला पंत, इलाचंद जोशी, यशपाल, भगवती चरण वर्मा, जैनेन्द्र कुमार, पंडित नंदुलाल वाजपेयी, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित शांति प्रिय द्विवेदी, महादेवी वर्मा, रामधारी से दिनकर, उपेन्द्र नाथ अश्क, अज्ञेय, रामविलास शर्मा, विष्णु प्रभाकर, डॉक्टर नगेंद्र, अमृतलाल नागर, फणीश्वरनाथ रेणु से संबंधित होंगे। अब अगर हम देखें तो इन मूल्यांकन में हम इनके व्यक्तित्व को, इनके रचना कौशल को तो समझ ही रहे हैं, साथ ही अन्य साहित्यकारों के साथ इनका क्या संबंध रहा है हम उसके विषय में भी जानते हैं। इनकी रचनाओं से हम ज़रूर परिचित हो रहे हैं इस मूल्यांकन से के ज़रिए। तो फिलहाल हम इस टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, यानी आज का जो हमारा टॉपिक है बाबू श्याम सुंदर दास। तो ये सभी सेक्शन आपके लिए, मतलब जितने भी राइटर या रचनाकार हैं, ये सभी आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। यानी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी देखें तो अगर रचनाएं ना भी हों तो भी एक आलोचक व्यक्तित्व के रूप में अगर देखें तो कुछ कुछ रचनाकार इसमें शामिल हैं जो प्रश्न पूछे जाते हैं या सिलेबस में आपके लगे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो आज का जो टॉपिक है बाबू श्याम सुंदर दास, एक आलोचक के रूप में भी इनका अपना महत्व है। तो बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर। हमारा आज का टॉपिक है बाबू श्याम सुंदर दास। पहला टॉपिक है, यानी पहला जो तथ्य है वो प्रस्तावना से, यानी बाबू श्याम सुंदर के पास कुछ एक पैरा में इनके विषय में अलग से चर्चा की गई है। उसके बाद हम शीर्षक वाइज चीज़ों को जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो तथ्य दिया है वो ये है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के माध्यम से हिंदी गद्य का परिमार्जन कर चुके थे। ये सब हम जानते ही हैं, हमने महावीर प्रसाद द्विवेदी को जब पढ़ा था तो यह तथ्य हमने जाना था वहाँ। हिंदी गद्य साहित्य के विविध रूपों का विकास भी उनकी प्रेरणा और प्रोत्साहन से एक निश्चित ढर्रे पर, ठीक है, यहाँ पे करे हो गया है, ढर्रे पर होने लगा था। अब आवश्यकता एक निश्चित योजना के अनुसार हिंदी साहित्य के अभावों को ध्यान में रखकर विविध प्रकार की कृतियों के निर्माण की थी। तो यानी अगर हम महावीर प्रसाद द्विवेदी का योगदान देखें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का योगदान था कि वो हिंदी गद्य का परिमार्जन कर चुके थे। अब उनकी कमियों पर, यानी गद्य की कमियों पर ध्यान रखते हुए आगे की कृतियों को हम किस प्रकार से रच सकते हैं उस पर ध्यान देने की आवश्यकता थी, और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है किसने? बाबू श्याम सुंदर दास ने। दूसरा जो तथ्य है वो कहता है बाबू श्याम सुंदर दास के व्यक्तित्व और कृतित्व द्वारा ऐसे ऐतिहासिक आवश्यकता की पूर्ति हुई। बाबू साहब का व्यक्तित्व बहुमुखी था। वह एक सफल आयोजक, प्रबंधक, संपादक, शोधक, अध्यापक, चरित्र एवं वृत्त लेखक और आलोचक थे। काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के संगठक के रूप में आपने अपनी अद्भुत कार्यक्षमता का परिचय दिया। तो अगर हम बाबू श्याम सुंदर दास की बात करेंगे तो इनका जुड़ाव एक तो काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक के रूप में रहा है, और दूसरा काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के संगठक के रूप में इनकी भूमिका रही है। तो एक जो जुड़ाव है इन दो जगहों से इनका रहा है। अब अगर हम देखें तो हम बाकी अन्य रचनाकारों को जो हम देखते आ रहे थे तो हमने उनके तमाम रूपों को, यानी व्यक्तित्व के सभी रूपों को हमने जाना, और संपादक के रूप में उनकी क्या भूमिका रही है, या अध्यापक के रूप में वो किस तरीके से दिखाई देते हैं, निबंधकार के रूप में उनकी क्या शैली रही है, या अनुवादक के रूप में उन्होंने कौन सी पद्धति अपनाई है। इस तरीके से अगर हम देखें तो हमने इसी तरीके से सभी रचनाकारों को देखा है, और आज हम श्याम सुंदर दास को भी इसी रूप में देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम संपादक के रूप में बाबू श्याम सुंदर दास को जानना चाहें तो इस रूप में यहाँ तथ्य दिए गए हैं। सबसे पहला जो तथ्य है वो कहता है कि संपादन के क्षेत्र में बाबू साहब ने पथ प्रदर्शन का कार्य किया है। हिंदी के क्षेत्र में आप द्वारा प्रतिष्ठित संपादन का मानदंड आज भी किसी न किसी रूप में मान्य है। आपने 3 प्रकार की कृतियों का संपादन किया है। ठीक है, श्याम सुंदर दास ने 3 प्रकार की कृतियों का संपादन किया है, और वो 3 कृतियाँ हैं। जैसे प्राचीन ग्रंथों का संपादन किया है इन्होंने, पत्रिका का संपादन किया है और कोश का संपादन किया है। तो एक संपादक के रूप में पत्रिका के संपादक भी रहे हैं, कोश का संपादक किया है इन्होंने, और प्राचीन ग्रंथों का भी संपादक किया है। इन तीनों प्रकार के संपादनों में भिन्न भिन्न आधारों को सामने रखना पड़ता है। तथ्य आगे देखते हैं। प्राचीन ग्रंथों के संपादन के मूल में अगर हम देखें, ठीक है, प्राचीन ग्रंथों के संपादन के मूल और सार्थक पाठ के निर्णय की समस्या
प्रदान होती हैं। ठीक है, जब प्राचीन ग्रंथों का संपादन किया जाता है तो उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो क्या हो रहती है कि जो मूल और सार्थक पाठ है वो कौन सा है कौन सा नहीं है, इसके विषय में जो जानकारी इकट्ठा करनी होती है वो एक कहीं ना कहीं मुश्किल कार्य है। पत्रिकाओं के संपादन में निबंधों को छांटने, उन्हें क्रम देने तथा वैचारिक एकरूपता स्थापित करने की समस्या होती है। यानी एक पत्रिका का भी अगर आप संपादन करना चाहें तो वहाँ भी अलग परेशानी या समस्या है। जब आप कोश का संपादन कार्य करते हैं तो यह तो सबसे बड़ा कठिन कार्य है। शब्द संग्रह करना, उन्हें अकारादि क्रम से व्यवस्थित करना, शब्दों का सामान्य और संदर्भगत अर्थ देना, उनकी व्युत्पत्ति बताना, पर्याय शब्दों के भेदक तत्वों को स्पष्ट करना, अलग अलग विद्वानों द्वारा संपादित सामग्री में पुनः एक रूपता स्थापित करना आदि अनेक श्रम साध्य कार्य हैं जो सतर्कता, संयम, भाषाधिकार और विद्वत्ता की अपेक्षा रखता है। तो अगर हम तीनों रूपों के संपादन में देखें तो इसमें समस्याएं अपनी अपनी हैं और उनको पार करते हुए श्याम सुंदर दास ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला तथ्य है बाबू साहब ने यह सारा कार्य बड़ी कुशलता से निभाया है। बाबू साहब द्वारा संपादित पुस्तकों में चंद्रावती अथवा नासिकेतोपाख्यान, छत्र प्रकाश, पृथ्वीराज रासो, वनिता विनोद, इंद्रावती भाग 1, हमीरा सो, कबीर ग्रंथावली आदि प्रमुख हैं। तो अगर संपादित पुस्तकें देखें श्याम सुंदर दास द्वारा तो ये सभी पुस्तकें श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित हैं। ठीक है, अगला तथ्य है बाबू साहब ने नागरी प्रचारणी पत्रिका का 14वें से लेकर 18वें भाग तक का संपादन किया था। सभा के संस्थापक के रूप में तो थे ही ये विख्यात, लेकिन अगर हम पत्रिका के रूप में देखें तो नागरी प्रचारणी पत्रिका के 14वें से 18वें भाग तक का संपादन किसने किया था? श्याम सुंदर दास ने किया था। 14वें भाग से मैं इस पत्रिका का संपादक हूँ और 18 भाग तक यह काम करता रहा। मेरी आत्मकहानी बाबू श्याम सुंदर दास ने जो आत्मकथा लिखी है मेरी आत्मकहानी नाम से, उसमें यह तथ्य उद्धृत है। ठीक है, तो आपके लिए यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर ये पत्रिका मतलब ये कथन दे दिया जाए और पूछा जाए कि यह किस पुस्तक से उद्धृत है तो मेरी आत्मकहानी से यह उद्धृत है। अगला तथ्य है संपादन के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण कार्य हिंदी शब्द सागर का संपादन था। तो अगर प्रश्न पूछा जाए हिंदी शब्द सागर का संपादन किसने किया तो श्याम सुंदर दास ने। स्वयं बाबू साहब के शब्दों में यह बृहत आयोजन 20 वर्ष के निरंतर उद्योग परिश्रम और अध्यवसाय के अनंतर समाप्त हुआ है। इसमें सब मिलकर 93,115 शब्दों के अर्थ तथा विवरण दिए गए हैं। 14वें भाग से मैं इस पत्रिका का संपादक हुआ और 18 भाग तक यह काम करता रहा। मेरी आत्मकहानी बाबू श्याम सुंदर दास के पृष्ठ संख्या 165 से यह तथ्य उद्धृत है। ठीक है, यहाँ इसमें ये वाली जो पंक्ति है ये काट गई। ठीक है, यानी मेरी आत्मकहानी बाबू श्याम सुंदर दास की 165वां जो पृष्ठ है उसमें यह तथ्य उद्धृत है शब्द सागर, हिंदी शब्द सागर के विषय में। कोर्स की समाप्ति पर बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी, डॉक्टर जी ए ग्रियर्सन, डॉक्टर महावीर प्रसाद द्विवेदी आदि ने बाबू साहब की भूरी भूरी प्रशंसा की थी। यानी हिंदी शब्द सागर कोर्स जब इन्होंने तैयार किया था, ठीक है, इस कोर्स पर इनको एशियाटिक सोसाइटी ने, ग्रियर्सन ने और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्रशंसा इस पर की थी। ठीक है, किनकी? श्याम सुंदर दास की। अब अगर हम देखें तो हमने संपादक बाबू साहब को जान लिया, अब हम अन्वेषक बाबू साहब को जानते हैं। अन्वेषक बाबू साहब यानी शोधकर्ता के रूप में वो किस तरीके से दिखाई देते हैं। सबसे पहला तथ्य है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यक्ष के रूप में बाबू साहब की नियुक्ति 1921 में हुई थी। ठीक है, अगर प्रश्न पूछा जाए हिंदी विभाग में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यक्ष के रूप में इनकी नियुक्ति किस वर्ष हुई थी तो 1981 में। उन्हें हिंदी विभाग को सर्वांगपूर्ण बनाने की चिंता थी। उन्होंने FA, BA और MA कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम निर्धारण और पाठ्यपुस्तकों के चयन के साथ ही अन्वेषण कार्य आरंभ कराने की भी व्यवस्था की। तो अन्वेषण कार्य को आरंभ कराने की व्यवस्था किसने की? श्याम सुंदर दास ने। नागरी प्रचारणी सभा के माध्यम से हस्तलिखित हिंदी ग्रंथों की खोज का कार्य सन 1900 से ही आरंभ हो गया था। शोध निरीक्षक का कार्य स्वयं बाबू साहब करते थे। तो अगर प्रश्न पूछा जाए नागरी प्रचारणी सभा के शोध निरीक्षक के रूप में कौन भूमिका निभा रहे थे तो श्याम सुंदर दास। इस कार्य में उन्हें बाबू राधाकृष्ण दास से सहायता मिली थी। बाबू साहब ने स्वयं खोज रिपोर्ट लिखी है और इस खोज रिपोर्ट के अगर हम तथ्य देखें तो मेरी लिखी 7 रिपोर्ट है, जिनमें से 6 तो वार्षिक हैं और 1 त्रैवार्षिक हैं। खोज नाम से उन्होंने रिपोर्ट लिखना प्रारंभ किया था और यह जानकारी भी उन्होंने अपने आत्मकथा मेरी आत्मकहानी में दिया है। इससे उन्हें हिंदी साहित्य की उन दिशाओं की पूरी जानकारी थी जिनमें ठोस शोध कार्य हो सकता था। अगला तथ्य है सन 1928 में डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्धमान
कि एमए कर लेने के बाद बाबू साहब ने उन्हें निर्गुण काव्यधारा के संबंध में शोध कार्य करने में लगाया। तो अगर प्रश्न पूछा जाए डॉक्टर पीताम्बर दत्त भरद्वाज को निर्गुण काव्यधारा पर काम करने की सलाह किसने दी, तो श्याम सुंदर दास ने दी। और कब दी, 1928 में एमए करने के बाद। अगला तथ्य है डॉक्टर भरद्वाज की शोधकृति हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय से न केवल हिंदी साहित्य में शोध कार्य का सूत्रपात हुआ वरन शोध प्रक्रिया का मान भी प्रतिष्ठित हुआ। तो हिंदी में शोध कार्य की पहली पुस्तक अगर देखा जाए तो हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय है, और इस विषय पर काम करने की जो प्रेरणा या सलाह जो कह सकते हैं या सुझाव जो कह सकते हैं वो किसने दी, बाबू श्याम सुंदर दास ने दी थी पीताम्बर दत्त भरद्वाज को। आगे तथ्य है यह कार्य बाबू साहब की देखरेख में ही पूरा हुआ था। इस प्रकार बाबू साहब हिंदी साहित्य में शोध कार्य के पथ प्रदर्शक कहे जा सकते हैं। तो शोध कार्य के पथ प्रदर्शक के रूप में इनकी भूमिका रही है। अगला तथ्य है बाबू साहब के स्वयं के लिखे हुए शोध निबंध समय समय पर नागरिक प्रचारणी पत्रिका और सरस्वती में भी प्रकाशित होते रहे हैं। अगला तथ्य है आज हिंदी शोध प्रक्रिया के संबंध में हिंदी के मूर्धन्य विद्वानों के जो विचार सामने आए हैं, उन्होंने शोध के संबंध में जो धारणाएं बनाई हैं उनका मूल आधार बाबू साहब के कृतित्व में सुरक्षित है। अगला तथ्य है शोध सामग्री के अनुशीलन के आधार पर कुछ निश्चित निष्कर्षों का निर्धारित और निर्दिष्ट निष्कर्षों की मौलिकता का प्रतिपादन आदि संबंधी अनेक बातें जो आज सहज हो गई हैं उस समय नितांत नहीं होने के कारण अगम्य और अबूझ थी। इसलिए उस समय बाबू साहब द्वारा संपादित शोध रिपोर्टों के संबंध में लंदन की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने लिखा था, शोध कार्य के निर्देशक के रूप में बाबू साहब जैसे विद्वान का चुनाव अत्यंत प्रसन्नता का विषय है। यह जो तथ्य है वो किसमें लिखा गया था, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में। श्याम सुंदर दास हिंदी के श्रेष्ठ विद्वान हैं। उन्होंने हिंदी की कतिपय महत्वपूर्ण कृतियों के संपादन द्वारा पहले से ही पर्याप्त ख्याति अर्जित कर ली है। तो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में जो मूल जो टेक्स्ट था वो ये लिखा था, द चॉइस ऑफ दिस स्कॉलर फॉर द डायरेक्शन ऑफ द रिसर्च इज़ वेरी हैप्पी वन। मिस्टर श्याम सुंदर दास इज़ एन एक्सीलेंट हिंदी स्कॉलर हु हैज़ ऑलरेडी मेड हिमसेल्फ फेवरेबली known by several welcome editions of important हिंदी बुक्स। ठीक है, तो मेरी आत्मकहानी में यह तथ्य भी दी गई है। ठीक है, अगला है चरित्र एवं वृत्त लेखक बाबू साहब। तो अभी हमने अन्वेषक के रूप में जाना श्याम सुंदर दास को, हमने संपादक के रूप में जाना, अब हम जान रहे हैं चरित्र एवं वृत्त लेखक के रूप में बाबू श्याम सुंदर दास को। पहला तथ्य है चरित्र और वृत्त लेखन के क्षेत्र में बाबू साहब की दो कृतियाँ महत्वपूर्ण हैं। तो वो दो कृतियाँ कौन कौन सी है, हिंदी कोविद रत्नमाला भाग 1 और भाग 2, और दूसरा भारतेंदु हरिश्चंद्र। पहला अगर हम देखें तो हिंदी कोविद रत्नमाला में हिंदी के 80 लेखकों का, ठीक है, प्रश्न पूछा जा सकता है हिंदी कोविद रत्नमाला में कितने लेखकों का परिचयात्मक जीवन प्रस्तुत किया गया है, तो 80 लेखकों का परिचयात्मक जीवन प्रस्तुत किया गया है। बाबू साहब ने यथासंभव आग्रह मुक्त होकर यह कार्य किया है और लेखकों के रचनात्मक योगदान को उभारने की कोशिश की है। किसी के संबंध में किसी प्रकार की ध्वंसात्मक टिप्पणी नहीं की है, नए लेखकों का परिचय देकर उनका उत्साह वर्धन किया है। अगला है भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसके विषय में लिखा गया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन वृत्त लिखते हुए बाबू साहब ने न केवल उनका वंश परिचय दिया है वरन उनके साहित्यिक अवदान का मूल्यांकन भी किया है। भारतेंदु संबंधी सूचनाओं की दृष्टि से यह ग्रंथ अत्यंत उपयोगी है। तो ये दोनों जो चरित्र वृत्त बाबू श्याम सुंदर दास ने लिखे हैं इसका अपना महत्व रहा है। अगला जो शीर्षक है वो है भाषा और साहित्य के इतिहास निर्माता के रूप में हम बाबू श्याम सुंदर दास को जानेंगे अब। ठीक है, तो भाषा और साहित्य के इतिहास निर्माता में पहला तथ्य है हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास देने का निर्णय बाबू साहब ने किया था। भाषा का इतिहास बाबू साहब ने लिखा था और साहित्य का आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में इन्होंने दोनों सोच रखा था, यानी श्याम सुंदर दास ने दोनों चीज़ें सोच रखी थी कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हम हिंदी भाषा का भी इतिहास प्रस्तुत करेंगे और साहित्य का भी इतिहास प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, इसी के रूप में रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास हमें आज दिखाई देता है वो इसी की भूमिका के रूप में लिखा गया था। तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका जो श्याम सुंदर दास लिखना चाहते थे उसमें हिंदी भाषा का भी इतिहास लिखना चाहते थे और साहित्य का भी इतिहास लिखना चाहते थे। तो अब वहाँ देखें तो साहित्य का इतिहास तो रामचंद्र शुक्ल ने ही लिखा, लेकिन भाषा का इतिहास बाबू श्याम सुंदर दास ने लिखा। अब दोनों में क्या चीज़ें सामने आई, पहले साहित्य का इतिहास दोनों विद्वानों के संयुक्त लेखन में लिखा जाने वाला था, यानी भाषा का इतिहास तो श्याम सुंदर दास ने लिखा, लेकिन जब साहित्य के इतिहास की बात आई तो साहित्य का इतिहास में श्याम सुंदर दास का कहना था कि वो दोनों ये इतिहास को सम्मिलित रूप से लिखेंगे। बाद में आचार्य शुक्ल इस पर राजी नहीं हुए
और बाबू साहब ने अपने ढंग से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का निर्णय लिया। अब रामचंद्र शुक्ल ने क्या सोचा कि इस तरीके से काम नहीं हो सकता, मतलब अगर भाषा का इतिहास रामचंद्र श्याम सुंदर दास लिख रहे हैं तो साहित्य का इतिहास वो अकेले लिखना चाहते थे शुक्ल जी, लेकिन श्याम सुंदर दास का कहना था कि हम सम्मिलित रूप से साहित्य का इतिहास लिखें। और अंततः जब शुक्ल जी इस पर राजी नहीं हुए तो इस साहित्य के इतिहास को लिखा किसने? बाबू साहब ने ही अपने ढंग से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का निर्णय लिया। संवत 1987 यानी सन 1930 में बाबू साहब का हिंदी भाषा और साहित्य प्रकाशित हुआ। हिंदी भाषा और साहित्य के नाम से वही भाषा का इतिहास और साहित्य का इतिहास प्रकाशित हुआ, और इन दोनों को लिखा किसने? बाबू श्याम सुंदर दास ने ही, क्योंकि उनका कहना था कि हम दोनों यानी शुक्ल जी और सुंदर दास जी दोनों मिलकर साहित्य का इतिहास लिखना चाहते थे, और शुक्ल जी इस पर राजी नहीं हुए या सहमति उन्होंने नहीं दी, इसलिए एकल रूप से श्याम सुंदर दास ने ही दोनों ही पक्षों पर यानी भाषा के इतिहास पर और साहित्य के इतिहास पर स्वयं ही लिखा, और उस पुस्तक का यानी उस लेख का नाम हिंदी भाषा और साहित्य रखा गया। तो इसका प्रकाशन कब हुआ? संवत 1987 में। भाषा का इतिहास तो बाबू साहब ने अपनी भाषा विज्ञान पुस्तक में 1923 में ही सम्मिलित करके प्रकाशित करा दिया था। अब अगर भाषा का इतिहास की अगर हम बात करें तो उन्होंने भाषा विज्ञान पुस्तक इनकी है 1923 इसमें सम्मिलित करके प्रकाशित करा दिया था। आगे चलकर साहित्य का इतिहास भी पृथक पुस्तकार प्रकाशित हुआ। बाबू साहब के इतिहास में भिन्न भिन्न कालों की राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक परिस्थितियों का दिग्दर्शन कराया गया, और उसके बाद हिंदी साहित्य की प्रमुख धाराओं का विकास दिखाया गया। बाबू साहब ने कालक्रमानुसार कलाओं का प्रवृत्ति विकास भी दिखाया है। इस संबंध में उन्होंने स्वयं लिखा है, मेरा विचार था कि भिन्न भिन्न कालों की प्रवृत्तियों का विवेचन और वर्णन किया जाए, केवल किसी काल के कवियों को कविताओं को चुनकर ना दिया जाए और ना उस पर मत प्रकट किया जाए। तो अगर देखा जाए तो जब बाबू साहब ने भाषा का इतिहास लिखा तो उसको तो प्रकाशित करा दिया, लेकिन जब साहित्य के इतिहास की बात आ रही है तो फिर वो क्या कर रहे हैं कि विभिन्न प्रवृत्तियों को वो विशेष रूप से उजागर कर रहे हैं, ना कि केवल कुछ कवियों पर केंद्रित होकर उनकी विवेचना करना। तो उनके लिए था कि समस्त काल की प्रवृत्तियों को ही हम लेकर आगे चलें और उसको हम साहित्य के इतिहास के रूप में दर्शाएं। और यह बात भी मेरी आत्मकहानी जो उनकी आत्मकथा है उससे ज्ञात होती है। अगला तथ्य है, तात्पर्य है कि बाबू साहब इतिहास के अंतर्गत आलोचनात्मक सम्मतियां नहीं देना चाहते थे। वे साहित्य के इतिहास को सामाजिक परिस्थितियों के संदर्भ में देखना चाहते थे, और उनका ध्यान साहित्य की प्रवृत्तियों के विकासांकन पर अधिक था, कवियों की आलोचना पर कम। यानी कौन कवि अच्छा है, कौन कवि श्रेष्ठ है, इस पर ध्यान ना देकर कि हम सिर्फ और सिर्फ परिस्थिति जन्य जो प्रवृत्तियाँ उद्घाटित हुई हैं उन पर केंद्रित रहे। तो अगर देखा जाए तो शुक्ल जी के जो इतिहास है उसमें इसी रूप में अगर हम देखें तो वहाँ कहीं ना कहीं कवियों पर केंद्रित अधिक हो गया है, ठीक है, या रचनाकारों या लेखकों पर केंद्रित वो अधिक हो गया है बजाय कि युग विशेष की प्रवृत्ति के, ठीक है। युग विशेष की प्रवृत्तियों पर भी उन्होंने ध्यान दिया, ऐसा भी नहीं है, लेकिन कवियों पर वो केंद्रित रहे हैं, ये इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन श्याम सुंदर दास का कहना था कि हम केवल और केवल सिर्फ युगीन परिस्थितियों को ध्यान देंगे और उससे जनित जो भी प्रवृत्तियाँ साहित्य में उभर कर आई है उस पर ध्यान देंगे। अगला तथ्य है, बाबू साहब ने काव्यधाराओं के प्रवर्तक मुख्य कवियों का ही परिचय देना उचित समझा है। संवत 2001 में बाबू साहब के इतिहास का परिवर्धित संस्करण प्रकाशित हुआ है। इसमें इतिहास लेखन का आदर्श तो पहले जैसा ही है, किंतु नए अनुसंधानों का उपयोग करके साहित्यिक स्थिति के निरूपण में थोड़ा बहुत परिवर्तन कर दिया गया है। तो अगर हम देखें तो जो हिंदी शब्द सागर की भूमिका थी उसमें भाषा और साहित्य इन दोनों पर जो इतिहास लिखा गया वो दोनों बाबू श्याम सुंदर दास ने ही लिखा, लेकिन यहाँ पे शुक्ल जी भी इसके भूमिका के रूप में अपना इतिहास लिख चुके थे और उसी इतिहास को उन्होंने अलग से प्रकाशित किया। लिखा इसी के भूमिका के रूप में था, लेकिन यहाँ वो प्रकाशित नहीं हुआ। प्रकाशित किनका हुआ? बाबू श्याम सुंदर दास का, और ये एक अलग स्वतंत्र कृति के रूप में रामचंद्र शुक्ल का इतिहास आपके सामने आया, ठीक है। अब अगर हम देखें तो आलोचना में सिद्धांत और मानदंड को किस रूप में दर्शाते हैं बाबू श्याम सुंदर दास, उसके विषय में हम जान लेते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो आलोचक के रूप में बाबू साहब ने सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक आलोचना के इन दोनों पक्षों को समृद्ध किया है, ठीक है, सैद्धांतिक आलोचना को भी और व्यावहारिक आलोचना को भी। अब अगर हम देखें तो सैद्धांतिक आलोचना का सर्वोत्कृष्ट या उत्कृष्टतम रूप जो है वो साहित्यालोचन और रूपक रहस्य में प्रकट हुआ है। तो ये दोनों कृति इनकी आलोचना से संबंधित है। श्याम सुंदर दास की यह कृति है साहित्यालोचन और रूपक रहस्य। क्या है आधार? सैद्धांतिक आलोचना इसके केंद्र में है। रूपक रहस्य की सभी महत्वपूर्ण बातें साहित्यालोचन में आ गई हैं। इसलिए बाबू साहब की सैद्धांतिक आलोचना पर विचार करते समय समीक्षकों ने प्रायः साहित्यालोचन की ही
चर्चा की है। तो साहित्य लोचन जो पुस्तक है श्याम सुंदर दास की, इसी पर केंद्रित रहे हैं, क्योंकि रूपक रहस्य की जो तमाम बातें हैं वो कहीं ना कहीं इसी में शामिल हो गई है। तो अगर हम इसकी चर्चा कर रहे हैं तो दूसरे की भी अपने आप चर्चा हो जा रही है। बाबू साहब ने साहित्य की कसौटी के लिए उदार एवं व्यापक मानदंड स्वीकार किया है। उनकी दृष्टि में स्थायी साहित्य जीवन की चिरंतन समस्याओं का समाधान है। मनुष्य मात्र की मनोवृत्तियों, उनकी आशाओं, आकांक्षाओं और उनके भावों, विचारों का यह अक्षय भंडार है। अगला तथ्य है व्यावहारिक आलोचना में उन्होंने सर्वत्र इसी व्यापक आधार को सामने रखा है। यही कारण है कि यदि एक ओर वे निर्गुण धारा के संत कवियों की वाणियों का सौंदर्य परख सके हैं, तो दूसरी ओर छायावादी कवियों के स्वच्छंदतावादी सूक्ष्म एवं कल्पना प्रधान काव्य की महत्ता भी स्वीकार की है। अगला तथ्य है उन्होंने मर्यादावादी तुलसी और रहस्यवादी जायसी दोनों के काव्य गुणों की परख समान रुचि से की है। प्रबंध काव्यकार तथा मुक्तक काव्यकार, इन दोनों ही के प्रति आपका समान राग व्यक्त हुआ है। यदि महात्मा तुलसीदास के अमृतवर्षी काव्य की आपने सराहना की है, तो केशव को हृदयहीन कहना भी आपको खटका है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो शुक्ल जी के इतिहास के आधार पर यह जो बात यहाँ पे दिखाई दे रही है, यानी श्याम सुंदर दास को इस रूप में या इस तथ्य से भी कहीं ना कहीं असहमति उन्होंने दर्ज की है कि ठीक है, अगर हम तुलसीदास के महत्व को प्रतिपादित कर रहे हैं तो हम किसी भी कवि को इस आधार पर जज या फिर उस आधार पर उसको निर्णय नहीं दे सकते कि उनके पास हृदय नहीं है। ठीक है, तो ये तथ्य कहीं ना कहीं उनको खटकी है। आगे हम देखें तो इस प्रकार हिंदी साहित्य की प्रत्येक काव्यधारा के साथ आपके हृदय का तादात्म्य आपके उदार दृष्टिकोण एवं व्यापक मानदंड का द्योतक है। प्रश्न यह है कि शास्त्रीय दृष्टि से समीक्षा का यह मानदंड किस संज्ञा का अधिकारी है। अगला तथ्य है डॉक्टर नगेंद्र कुछ आंतरिक हिचक के साथ अपना निर्णय देते हैं। सामान्यतः बाबूजी रसवादी हैं। आपने स्पष्ट रूप से अनेक प्रसंगों, आपके लिए महत्वपूर्ण तथ्य हो जाएगा कि यह जो तथ्य है वो किसने कही है। ठीक है, और श्याम सुंदर दास के संदर्भ में किसने कही है। तो डॉक्टर नगेंद्र इसके संदर्भ में कहते हैं कि सामान्यतः बाबूजी यानी श्याम सुंदर दास रसवादी हैं। आपने स्पष्ट रूप से अनेक प्रसंगों में जीवन और काव्य में भावों की महत्ता स्वीकृत की है। अपने मत की पुष्टि में वे निम्नलिखित उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। साहित्य का संबंध मनुष्य के मानसिक व्यापार से है और उस मानस व्यापार में भी भाव की प्रधानता रही है। यह भी हम भली भांति जानते हैं कि कर्म तो प्रत्यक्ष व्यवहार में दिख पड़ता है, ज्ञान जन्म देता है दर्शन, विज्ञान आदि शास्त्रों को, और भाव का संबंध होता है साहित्य के सुकुमार जगत से। इसी से साहित्य में भाव की प्रधानता रहती है। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि बाबू साहब साहित्य में भावों का प्राधान्य मानते हैं और इस आधार पर उन्हें रसवादी ही माना जा सकता है। किंतु व्यावहारिक आलोचना के क्षेत्र में निर्गुण संतों के प्रति उनकी विशेष आस्था इस प्रश्न को जटिल बना देती है। तो नगेंद्र का यह कथन श्याम सुंदर दास के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। अगला है कहना ना होगा कि आचार्य शुक्ल भी रसवादी आलोचक हैं। उन्होंने रसवाद की कसौटी पर निर्गुण संतों को काव्यगत महत्व स्वीकार नहीं किया है। अगर हम यहाँ पर देखें तो शुक्ल जी निर्गुण संतों के काव्यगत महत्व को स्वीकारते नहीं हैं। इधर अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी को बौद्ध सिद्धों, योगियों एवं निर्गुण संतों के साहित्य की उच्चता प्रतिपादित करने के लिए समीक्षा की मानवता भूमि पर उतरना पड़ा है। संभवतः रसवाद के सीमित दायरे में बंद कर वे ऐसा नहीं कर सकते थे। हिंदी साहित्य का सामान्य विद्यार्थी भी जानता है कि शुक्ल जी का रसवाद उनकी नीतिमत्ता एवं मर्यादावादिता का ही पोषक है। ऐसी स्थिति में यह सहज जिज्ञासा की जा सकती है कि रसवादिता की प्रकृत भूमि क्या है, उसकी सीमाएं क्या हैं। बाबू साहब को रसवादी घोषित करते समय डॉक्टर नगेंद्र के मस्तिष्क में भी संभवतः यह प्रश्न चक्कर काट रहा था कि कदाचित इसलिए आगे यूरोपीय साहित्य शास्त्र की चर्चा करते हुए उन्होंने रसवाद की सीमा निर्धारित करने की चेष्टा की। वे यूरोपीय साहित्य शास्त्र में समीक्षा के 3 प्रमुख आधार मानते हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो रसवादी आचार्यों में सबकी अपनी अपनी सीमा है, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। लेकिन अगर हम एक रसवादी आलोचना के रूप में अगर हम देखें तो अगर कोई व्यक्ति इस सिद्धांत को या इस पद्धति को अपनाना चाहे तो उसकी क्या कुछ सीमाएं हो सकती हैं और कितना वह इसमें स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है। ठीक है, उसकी प्रकृत भूमि क्या है। जैसे यहाँ सवाल पूछा गया है कि रसवादी आलोचना की प्रकृत भूमि क्या है, क्योंकि हर रचनाकार ने अपने अपने हिसाब से, अपने अपने मान्यताओं के हिसाब से या अपने अपने जो उनके प्रेरणा आदर्श जो हो सकते हैं उनके संदर्भ में उन्होंने कवियों और रचनाकारों की आलोचना को महत्व दिया है। ठीक है, तो नगेंद्र इसको स्पष्ट करते हुए इन 3 रूपों में रसवादी आलोचना की जो प्रवृत्ति है उसको निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले जो दर्शाया है वो है वे यूरोपीय साहित्य शास्त्र में समीक्षा के 3 प्रमुख आधार मानते हैं। पहला तो क्लासिकल, दूसरा रोमांटिक और तीसरा बौद्धिक। क्लासिकल जिसमें शांति एवं गंभीरता का प्राधान्य है, रोमांटिक जिसमें वैचित्र्य एवं आवेश था, बौद्धिक जो आज की सृष्टि है।
उपयुक्त मूल्यों में प्रथम दो यानी कि प्रथम दो क्लासिकल और रोमांटिक के अंतर्गत स्वीकार करते हैं। यानी नगेंद्र जो हैं वो रसवाद को क्लासिकल और रोमांटिक के अर्थ में स्वीकार करते हैं, यानी शांति एवं गंभीरता उसमें हो और वैचित्र्य एवं आवेश भी हो। प्रथम मानदंड गंभीर एवं शांतिमय आनंद को काव्य की आत्मा मानता है और द्वितीय क्या है, उत्तेजना और आवेशपूर्ण आनंद को। तो इन चारों तत्वों को रसवाद के रूप में नगेंद्र शामिल करते हैं। शुक्ल जी का रसवाद मूलतः प्रथम कोटि का, अगर हम इस आधार पर देखें, नगेंद्र की इस विवेचना के आधार पर देखें, तो शुक्ल जी का जो रसवाद है वो पूरी तरीके से शांति एवं गंभीरता उसमें प्रधान है, यानी वो क्लासिकल किस्म का जो आलोचना है। वहीं अगर हम बाबू साहब की बात करें तो उन्होंने उपर्युक्त दोनों कोटियों यानी गंभीर एवं शांतिमय आनंद एवं आवेशमय यानी दोनों रोमांटिक और क्लासिकल दोनों ही पद्धति को अपनाया है, अपने रसवाद की सीमाओं में समेट लिया है। ठीक है, नगेंद्र के हिसाब से अगर हम देखें तो शुक्ल जी का जो रसवादी आलोचना का जो आधार है वो कहीं ना कहीं क्लासिकल की श्रेणी में जाता है, और अगर हम बाबू साहब की बात करें तो क्लासिकल भी है और रोमांटिक भी। बौद्धिक आनंद का जो तर्क या विश्लेषण पर आधारित है, बाबू साहब साहित्य आनंद से भिन्न मानते हैं। ठीक है, और जब हम बौद्धिक आनंद की बात करते हैं तो बाबू साहब यानी श्याम सुंदर दास इसे साहित्य के आनंद से बिल्कुल भिन्न मानते हैं। अगला तथ्य है, कबीर के काव्यत्व पर विचार करते हुए आपने कहा है, यानी श्याम सुंदर दास ने कहा है कि उनकी आधी से अधिक रचना दार्शनिक पद्म मात्र है, जिसको कविता नहीं कहना चाहिए। कबीर ग्रंथावली की भूमिका में वो ये बात कहते हैं। इस प्रसंग में बाबू साहब के दो अन्य वाक्य भी चिंतनीय हैं। आप कहते हैं, जिज्ञासु जब ज्ञानी की कोटि पर पहुंचकर कवि भी होना चाहता है तब तो अवश्य ही रहस्यवाद की ओर झुकता है। चिंतन के क्षेत्र का ब्रह्मवाद कविता के क्षेत्र में जाकर कल्पना और भावुकता का आधार पाकर इस रहस्यवाद का रूप पकड़ता है। तो यहाँ दोनों बातें हम देखते हैं श्याम सुंदर दास में। अगला तथ्य है, उपर्युक्त कथन से प्रकट है कि बाबू साहब जिज्ञासा, ज्ञान, बौद्धिक विश्लेषण और चिंतन के क्षेत्र से काव्य के क्षेत्र को भिन्न मानते हैं। काव्य के क्षेत्र में कल्पना और भावुकता का प्राधान्य भी आप स्वीकार करते हैं, किंतु आपका निश्चित मत है कि चिंतन के आधार पर लब्ध सत्य जब कोरे तर्क पर आधारित होकर नहीं वरन आत्मा की अनुभूति बनकर प्रकट होता है तब काव्य के क्षेत्र में आ जाता है। इसी आधार पर वे कबीर को स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं कि सत्य के प्रकाश का साधन बनकर जिसकी अनुभूति उनको हुई थी, कविता स्वयं उनकी जीवा पर आ बैठी है। तो इस रूप में अगर हम देखें तो वो कबीर के महत्व को भी स्वीकार करते हैं। अगला तथ्य है, इस प्रकार बाबू साहब का जो रहस्यवाद है वो अनुभूत सत्य को अपने भीतर समाविष्ट कर लेता है। यह अनुभूत सत्य कटु भी हो सकता है, इसमें मर्यादा एवं शील की अवहेलना भी हो सकती है और दृष्टिकोण भेद से इसे समाज विरोधी भी कहा जा सकता है। शुक्ल जी को यह स्वीकार्य नहीं था। वे सत्य और सौंदर्य को शील से अलग नहीं देख सकते थे। शील ही उनके लिए सौंदर्य का पर्याय था। बाबू साहब सत्य और सौंदर्य को यथोचित महत्व देना चाहते थे, इसलिए शास्त्रीय दृष्टि से विचार करते समय बाबू साहब ने एक समन्वित दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। ठीक है, यहाँ पे दोनों के रसवाद में कौन कौन सी महत्वपूर्ण जो कह सकते हैं आधार उन्होंने ग्रहण किया है उसके संदर्भ में दोनों के अंतर को इसमें स्पष्ट किया गया है। अगला है, काव्य के आनंद को इंद्रिय अनुभव पर आधारित मानते हुए भी उसका संबंध वे मन की सत प्रधान उस अवस्था से जोड़ते हैं जिसमें वितर्क अथवा अपने पराये का ज्ञान नहीं रह जाता। यह अवस्था लोक की भावभूमि से परे की है। काव्यानुभूति इस व्याख्या में रहस्यवादी कवियों की आत्मानुभूति या रहस्यानुभूति भी आ जाती है। काव्यानुभूति की इस व्याख्या में रहस्यवादी कवियों की आत्मानुभूति या रहस्यानुभूति भी आ जाती है। अगले तथ्य, आचार्य शुक्ल रसानुभूति को प्रत्यक्ष या वास्तविक अनुभूति से सर्वथा पृथक कोई अनुभूति नहीं मानते। अधिक से अधिक वे उसको वास्तविक अनुभूति का एक उदात्त रूप मानते हैं। रसमीमांसा आचार्य शुक्ल की, उसमें उन्होंने ये बात कही है। इसलिए कबीर की परोक्ष रति जिसका लौकिक आधार नहीं था, शुक्ल जी की समझ में नहीं आती, किंतु बाबू साहब की समझ में आती है। तो अगर देखा जाए तो कबीर को महत्व बाबू श्याम सुंदर दास दे रहे हैं, लेकिन शुक्ल जी के अनुसार उसका महत्व उस रूप में नहीं है जैसा श्याम सुंदर दास दे रहे हैं। काव्य की अनुभूति को वास्तविक अनुभूति से भिन्न न मानने के कारण ही आचार्य शुक्ल आलंबन के प्रत्यक्ष अनुभव पर बल देते हैं। अव्यक्त के प्रति राग भाव को वे संभव ही नहीं मानते हैं। अच्छा, जब आप शुक्ल जी और की आलोचना को आप जब केंद्र में लाते हैं और भक्ति काल के संदर्भ में जब आप बात करेंगे तो आपके लिए सारे पॉइंट्स या सारे तथ्य जो है महत्वपूर्ण हो जाएंगे। ठीक है, जब भी आप आलोचनात्मक लेख या आलोचनात्मक टिप्पणियों को शामिल करें तो कोशिश करें जहाँ जहाँ से आपको सामग्री मिल सकती है। हालांकि ये जो पूरा जो विषय है वो श्याम सुंदर दास पर केंद्रित है, लेकिन इसमें शुक्ल जी की आलोचना के भी तत्व आपको दिखाई देंगे। तो हमने शुक्ल जी को अभी पढ़ा नहीं है, इसके बाद शुक्ल जी के सिद्धांतों को हम पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपको जानकारी यहाँ से भी मिल रही है तो यहाँ से भी आप कुछ कुछ सामग्री को शुक्ल जी के संदर्भ में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है,
तो काव्य की अनुभूति को वास्तविक अनुभूति से भिन्न न मानने के कारण ही आचार्य शुक्ल आलम्बन के प्रत्यक्ष अनुभव पर बल देते हैं। अव्यक्त के प्रति राग भाव को वे संभव ही नहीं मानते, यानी जो व्यक्त है उसे वही संभव है, जो अव्यक्त है उसको वो संभव नहीं मानते हैं। अगला है कबीर की प्रेम व्यंजना परोक्ष सत्ता के प्रति है। यही स्थिति मन की लोकातीत सत्य प्रधान अवस्था में ही संभव है। काव्य के प्रति आचार्य शुक्ल का दृष्टिकोण एक बौद्धिक व्याख्याता का था। बाबू साहब आत्मा के स्तर तक जाने में कोई हानि नहीं देखते। मन की तर्कातीत या आत्मपर के भेद से ऊपर की अवस्था बौद्धिक विश्लेषण की वस्तु नहीं हो सकती, बुद्धि के बल पर उसकी व्याख्या भी नहीं की जा सकती। कबीर की अनुभूतियाँ कोरी बौद्धिक नहीं थी, वे आत्मानुभूत थी। परमात्मा के प्रति उनका राग आत्मिक था, इसलिए बाबू साहब उसमें काव्य सौंदर्य देख सके थे। अगला जो विषय है वो कला विषयक दृष्टिकोण है, यानी श्याम सुंदर दास से संबंधित ये कला विषयक जो दृष्टिकोण है इसको हम जानेंगे। कला विषयक दृष्टिकोण में जो पहला तथ्य है वो है कला के विश्लेषण में भी बाबू साहब सत्य और सौंदर्य की अनिवार्यता स्वीकार करते हैं। नैतिकता के पोषक आदर्शवादियों से अपनी कला विषयक मान्यता को स्पष्ट अलग करते हुए वो कहते हैं तथाकथित आदर्शवादी समीक्षक कलाओं के वास्तविक सत्य को न समझकर धार्मिक विचार से उनकी तुलना करते हैं। उनके लिए धार्मिक आदर्शों का शुष्क रूप ही श्रेष्ठ कला का नियंता या मापदंड बन जाता है। ये कला समीक्षक किसी सुंदरतम सुगठित मूर्ति का नग्न सौंदर्य सहन नहीं कर सकते, न उस कला सत्य का अनुभव कर सकते हैं जो उस नग्नता से स्फुटित हो रहा है। तो यानी अगर देखा जाए तो जो सौंदर्य रूप में जो कला उभर कर सामने आ रही है, आदर्शवादी समीक्षक जो हैं वो कला को इसी रूप में देखते हैं। लेकिन जैसे ही हम उसके नग्न यथार्थ की बात करते हैं, यानी कला के जो एक विरूप पक्ष जो हो सकता है, अगर उसकी बात करें तो श्याम सुंदर दास उसमें भी कला के सौंदर्य को देखते हैं। अगला तथ्य देखते हैं, बाबू साहब नग्न सत्य एवं नग्न सौंदर्य दोनों को देख सकते हैं, इसलिए वे कबीर की सत्यपूत अटपटी वाणियों की महत्ता हृदयंगम कर सकें और छायावादी कवियों की नैतिकता अविहित सूक्ष्म भावाकृतियों का भी आदर कर सकें। वे कला के आनंद पक्ष को भारतीय रसवाद के अनुकूल मानकर चले हैं, यानी वे कबीर के उन सभी पक्षों को स्वीकार करते हैं और उसमें भी सौंदर्य ढूंढने का प्रयास करते हैं। और जब छायावाद की बात होती है तो छायावाद में जो कला सौंदर्य है उसको भी वो महत्व देते हैं, यानी कि जो सौंदर्य है उस पर तो है ही, लेकिन जो नग्न सत्य है उसको भी वे स्वीकार करके देख रहे हैं। अगला तथ्य देखें तो महात्मा तुलसीदास की कला पर विचार करते हुए बाबू साहब ने लिखा है, कला और कलाबाजी यानी आर्ट और आर्टिफिस में सदा से भेद होता आया है। इसी प्रकार खाली कारीगरी में भी कला नहीं है। कलाकार यानी आर्टिस्ट ना कारीगर आर्टिजन है और ना कलाबाज आर्टिफिशियल है। ठीक है, कलाकार क्या है, ना कारीगर है ना कलाबाज है। कलाबाज केवल हाथ की सफाई दिखाता है और कारीगर की सफलता उसके परिश्रम में है, जबकि कलावंत विवश होकर कला की सृष्टि का साधन बनता है, उसमें स्वतः कला का स्फुरन होता है। त्रिधारा में श्याम सुंदर दास ने यह बात लिखी है। बाबू साहब की यह मान्यता कला चेतना को काव्य की सहज चेतना के रूप में स्वीकार करती है। उन्होंने तुलसीदास की शुद्ध कला का नमूना प्रस्तुत करते हुए निम्नलिखित छंद उद्धृत किया है। वे कहते हैं, मेरे सब पुरुषार्थ पूरा सारथ था को विप्ति बटावन बंधु बाहु बिनु करो भरोसो काको। ठीक है, तो यह जो पंक्ति है वो तुलसीदास के कला सौंदर्य को रेखांकित कर रहे हैं श्याम सुंदर दास इस पंक्ति के माध्यम से। कहना ना होगा कि उपर्युक्त पद करुण भावसिक्त हैं। इससे प्रकट है कि बाबू साहब कला के आनंद को भारतीय काव्यानंद के रूप में देखते हैं। अब अगला जो शीर्षक है वो मौलिकता के प्रश्न को लेकर है। मौलिकता के प्रश्न में जो पहला तथ्य है वो दिया गया है, बाबू साहब की काव्य एवं कला विषयक मान्यताओं को प्रायः अमौलिक कहा गया है। आचार्य शुक्ल का सहजशील भी उनके साहित्यालोचन को संकलन नहीं मानता है। आचार्य शुक्ल क्या मानते हैं कि उनका जो साहित्यालोचन है वो एक संकलन नहीं है। ठीक है, अगर मौलिकता की बात यहाँ पे की जा रही है तो साहित्यालोचन को आचार्य शुक्ल क्या कर रहे हैं, इस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। वस्तुतः विचारपूर्वक देखा जाए तो साहित्यालोचन में कला, साहित्य, कविता, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि का विवेचन हडसन और वर्सफोल्ड की मान्यताओं के आधार पर हुआ है। तो अगर हम साहित्यालोचन को देखें तो शुक्ल जी यह मानते हैं कि हडसन और वर्सफोल्ड की मान्यताओं का प्रभाव या उस पर यह आधारित है। तो इसमें मौलिकता का जो प्रश्न जो है वो
उस पर प्रश्न चिन्ह लगता है, यानी शुक्ल जी के अनुसार यह एक मौलिक कृति नहीं है श्याम सुंदर दास की। दूसरा अगर हम देखें, नाटकों की विवेचना धनंजय कृत दशरूपक तथा विश्वनाथ कृत साहित्य दर्पण के आधार पर की गई। यानी अगर नाटकों की विवेचना भी कर रहे हैं श्याम सुंदर दास, तो वहाँ पर भी धनंजय के दशरूपक और विश्वनाथ के साहित्य दर्पण के आधार पर कर रहे हैं, यानी वहाँ पर भी मौलिकता का सवाल खड़ा हो रहा है। अगला तथ्य है, आलोचना और शैली विषयक मान्यताएं भी बहुत कुछ हडसन के आधार पर ही प्रस्तुत हुई है। फिर वही बात कि आलोचना और शैली के क्षेत्र में भी आधार या प्रभाव हडसन के मान्यताओं को देखते हैं वहाँ पर भी। अगला है, नाट्य विधान की व्याख्या कीथ तथा विश्वनाथ के आधार पर की गई है। अगर नाट्य विधानों की व्याख्या हो रही है तो उसमें भी कीथ और विश्वनाथ का आधार ग्रहण किया जाए। पश्चिमी नाटकों के विषय में जो कुछ कहा गया है उसका मूल आधार भी हडसन ही है। इस प्रकार अपने प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ हिंदी भाषा और साहित्य में भी बाबू साहब ने बहुत कुछ उधार लिया है। उसका काल विभाजन और कवियों का मूल्यांकन बहुत कुछ शुक्ल जी के इतिहास पर आधारित है। विभिन्न कालों से संबंधित राजनीतिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों का उल्लेख इतिहास ग्रंथों पर आधारित है। काल क्रमानुसार कलाओं का प्रवृत्ति विकास बाबू रायकृष्ण दास की कृपा का फल है। रीतिकाल की शास्त्रीय पृष्ठभूमि काने की मान्यताओं के अनुसार है। इसके अतिरिक्त उनके सभी प्रमुख ग्रंथों की रचना सहायकों के सम्मिलित प्रयास से ही हुई है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मौलिकता का प्रश्न हर एक क्षेत्र में, यानी हर एक विधा में, हर एक सिद्धांतों में देखा जा रहा है। ठीक है, हर एक रचनाओं में भी यहाँ देखा जा रहा है। रूपक रहस्य, सतसई सप्तक आदि कृतियों में डॉक्टर भरद्वाल का सहयोग रहा है, या किसी न किसी रूप में अगर देखा जाए तो श्याम सुंदर दास ने अकेले वह कार्य ना कर किसी न किसी के सहयोग से उस कार्य को पूरा किया है। तो अगर हम रूपक रहस्य और सतसई सप्तक की बात करें तो यहाँ पर भी डॉक्टर पीताम्बर दत्त भरद्वाल ने उनकी मदद की है। भाषा रहस्य में पदम नारायण आचार्य ने उनकी सहायता की है, का प्रयत्न भी साथ साथ काम करता रहा। ऐसी स्थिति में इन पुस्तकों का कौन सा अंश किस सीमा तक किसका है यह जानना भी असंभव ही है। उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में निसंदेह बाबू साहब का कृतित्व अमौलिक है, किंतु मौलिकता यदि इसी रूप में लक्षित की जाएगी तो संपूर्ण हिंदी साहित्य में मौलिकता के नाम पर केवल मौलिकता ही रह जाएगी। यानी अगर देखा जाए तो ठीक है कि हम ये मान कर चलते हैं कि जो सहायता उन्होंने ली है अन्य रचनाकारों से, अगर हम इस रूप में मूल्यांकन करने बैठेंगे तो सभी जो अब तक इतिहास ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें मौलिकता के नाम पर केवल मौलिकता ही रह जाएगी। बाकी तथ्य जो हम कुछ उधार ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं से आधार के रूप में ही ले रहे हैं, और उस दृष्टि से किसी का मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। अगर हम देखें, अगला तथ्य कह रहा है, ऑल ओरिजिनलिटी इज डिक्टेटेड थेफ्ट। इस आधार पर कोई भी लेखक तभी तक मौलिक है जब तक उसकी संचित ज्ञान राशि के संचयन सूत्र उद्घाटित नहीं हो जाते हैं। वस्तुतः मौलिकता का निर्णय इस आधार पर नहीं किया जा सकता। नवीन सिद्धांतों का उद्भावक मौलिक है, उन सिद्धांतों के आधार पर आगे बढ़ने वाली विवेचक भी मौलिक है। सिद्धांत और विवेचन का अपने ढंग से संचयन एवं प्रस्तावन भी मौलिकता से बहिष्कृत नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए तो हम आधार ले सकते हैं, आधार पर भी कोई लेखक तभी मौलिक है जब तक उसकी संचित ज्ञान राशि के संचयन सूत्र उद्घाटित नहीं हो जाते हैं। ठीक है, यानी अगर हम उसकी मूल जो अवधारणा है उसको अगर हम ले रहे हैं तो फिर वहाँ मौलिकता का प्रश्न खड़ा हो रहा है। लेकिन अगर लेखक अपने विचार, अपने ज्ञान से अगर किसी सिद्धांत को प्रतिपादित कर रहा है तो वहाँ फिर हम उसे अमौलिक नहीं करार कर सकते हैं। अगला तथ्य है, बाबू साहब ने जो कुछ जहाँ से लिया एक सच्चे अध्यापक की तरह उदारता एवं विवेक के साथ ग्रहण किया और उसे अपने ढंग से प्रस्तुत किया है। शुक्ल जी की तरह दूसरों की मान्यताओं को वे अपनी अनुभूति का अंग नहीं बना सके हैं, कदाचित इसलिए उन पर अमौलिक होने का आरोप लगाया गया है। यानी उन्होंने जो कुछ भी आधार लिया है उसको अपने ढंग से प्रतिपादित किया है। तो यहाँ तक हमने देखा। अब हम देख रहे हैं निबंधकार के रूप में श्याम सुंदर दास का व्यक्तित्व। पहला तथ्य है, बाबू साहब के संपूर्ण कृतित्व में बहुत बड़ा अंश निबंधों का भी है। समय समय पर लिखे गए उनके निबंधों की संख्या लगभग 40 है। यह अगर हम देखें दूसरा तथ्य है, इन निबंधों में प्रारंभ से 1913 ईस्वी तक लिखे गए निबंध साधारण कोटि के हैं। शैली प्रायः वर्णनात्मक है। ये विविध विषयों पर लिखे गए निबंध है। पहला अगर हम निबंध देखें तो इसमें शाक्य वंशीय गौतम बुद्ध 1899 ईस्वी में यह निबंध लिखा गया। जंतुओं की सृष्टि 1900 में यह निबंध लिखा गया। बीसल देव रासो 1901 में यह निबंध लिखा गया। हिंदी का आदि कवि 1901 में यह निबंध लिखा गया। फतेहपुर सिकरी हिंदी का आदि कवि 1901, फतेहपुर सिकरी 1901, मुद्रा रक्षस 1902, रासो शब्द 1902, दिल्ली दरबार 1903, व्यायाम 1906, सैयद अली विलग्रामी 1900, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर 1900, जमशेद ताता 1900, महारानी विक्टोरिया 1901,
आदि निबंधों में साहित्य, इतिहास, चरित्र, सामान्य ज्ञान सभी कुछ आगे है। इनसे केवल यही जाना जा सकता है कि बाबू की साहित्यिक अभिरुचि प्रारंभ से ही उदार एवं सर्वतोमुखी थी। अगला तथ्य है 1923 के उपरांत उनकी गंभीर परिष्कृत साहित्यिक अभिरुचि के दर्शन होते हैं, साथ ही उनके निबंधों का विषय भी शुद्ध साहित्यिक रह जाता है। अगर हम देखें तो सबसे पहला जो इनका शुद्ध साहित्यिक निबंधों की श्रेणी में आता है वो है रामावत संप्रदाय, 1924 में लिखा गया है। आधुनिक हिंदी गद्य के आदि आचार्य 1926 में लिखा गया है। हिंदी साहित्य का वीर गाथा काव्य 1929 में, बालकांड का नया जन्म 1931 में, चंद्रगुप्त 1932 में, देवनागरी और हिंदुस्तानी 1937 में, भारतीय नाट्यशास्त्र 1926 में, गोस्वामी तुलसीदास 27 और 28 में। अगला तथ्य है आदि निबंध निश्चय ही उच्च कोटि के हैं। यहाँ तक आते आते बाबू साहब का व्यक्तित्व चिंतनशील हो गया है और उनके निबंध शैली की दृष्टि से विचारात्मक हो गए हैं। इन निबंधों के विषय में डॉक्टर हीरालाल का निम्नलिखित कथन ध्यान देने योग्य है। तो हीरालाल का यह कथन हम ध्यान से देखेंगे और यह आपके लिए इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। उनके अनुसार बाबू साहब ने विचारात्मक निबंधों का लिखना सन 1923 के बाद से प्रारंभ किया है। इस समय तक एक तो उनका दृष्टिकोण परिपक्व हो चुका था, दूसरे उनकी गति में भी मंथरता आ गई थी। विस्तृत एवं व्यापक अध्ययन, साहित्यिक नेतृत्व तथा गुरुतर दायित्व वहन के फलस्वरूप उनकी विचारना एवं अनुभूति में गरिमा तथा गंभीरता का आविर्भाव हो चुका था। उनका स्वर भी अब आधिकारिक हो गया था और हिंदी साहित्य के बीच तो उनकी छाप लगने मात्र से प्रामाणिकता का आभास होने लगा था। बाबू श्याम सुंदर दास, राजकिशोर रस्तोगी अप्रकाशित प्रबंध में यह तथ्य उद्धृत है। अगला तथ्य देखते हैं, विचारात्मक निबंधों के भी दो रूप दृष्टिगत होते हैं। कुछ निबंधों में बाबू साहब ने केवल विषय की व्याख्या प्रस्तुत की है और कुछ में तर्कपूर्ण विवेचना भी की है। तर्कपूर्ण विवेचनाओं में अगर हम देखें तो आपने केवल मत की स्थापना की है, खंडन मंडन या वाद विवाद में नहीं पढ़े हैं। आपने बड़ी ही बोधगम्य शैली में विस्तार पूर्वक अपनी बात उपस्थित की है। दृष्टिकोण आपका यहाँ भी समन्वयात्मक ही रहा है। यह तर्कपूर्ण विवेचन प्रायः साहित्यिक निबंधों में ही लक्षित होता है। अगला पॉइंट है बाबू साहब के व्याख्यात्मक निबंधों का पूर्ण विकास उनके द्वारा संपादित विभिन्न कृतियों की भूमिकाओं तथा साहित्यालोचन के अंतर्गत समाविष्ट साहित्य के विविध रूपों, कला, साहित्य, कविता, नाटक, उपन्यास, आलोचना आदि पर प्रकट किए गए हैं विस्तृत विचारों में देखा जा सकता है। बाबू साहब एक कुशल वक्ता भी थे, अतः उनके निबंधों में वक्तृत्वात्मक शैली का प्रभाव भी स्पष्ट लक्षित होता है। इसलिए उनके निबंधों में प्रभावात्मकता तथा बोधगम्यता के दर्शन एक साथ होते हैं। प्रस्तुत प्रसंग को समाप्त करने के पहले एक बात और ज्ञातव्य है कि वह यह है कि इन निबंधों में जितना विस्तार है उतनी गहराई नहीं है। इसके दो प्रमुख कारण हैं। प्रथम क्या है, यह तो याद रखना होगा कि बाबू साहब के सामने हिंदी साहित्य के अंग विशेष की उन्नति का प्रश्न नहीं था। उनकी सतर्क दृष्टि प्रचार, प्रसार, निर्माण, अनुसंधान, अध्यापन आदि अनेक क्षेत्रों की ओर लगी हुई थी। दूसरे, उनका सारा कार्य मुख्यतः विद्यार्थियों को दृष्टि में रखकर संपन्न हुआ था। अगला जो शीर्षक है वह आलोचना शैली को लेकर है। इसमें पहला तथ्य है बाबू साहब की आलोचना शैली मुख्यतः व्याख्यात्मक है। अपनी समस्त व्यावहारिक आलोचनाओं में आपने इसी शैली का प्रयोग किया है। अगला तथ्य है हिंदी भाषा और साहित्य में यह इनकी रचना है, इसमें आद्योपांत इसी शैली का प्रयोग हुआ है, किंतु यह व्याख्यात्मक शैली चलती हुई है। विशद और गंभीर व्याख्या की ओर आपकी प्रवृत्ति अधिक नहीं रमी है। अगला तथ्य है उदाहरण के लिए धनंजय के अवस्थानुकृति नाट्यम सूत्र की व्याख्या करते हुए बाबू साहब ने रूपक रहस्य में अनुवाद मात्र प्रस्तुत कर दिया है। आपने लिखा है किसी भी अवस्था के अनुकरण को नाट्य कहते हैं। तो यह जो तथ्य है यह रूपक रहस्य में उद्धृत है। अगला तथ्य है धनंजय का अवस्था से तात्पर्य वृद्धावस्था, बाल्यावस्था, विपन्नावस्था आदि नहीं है। उनका तात्पर्य नायकों के स्थायी भाव की अवस्था से है। इस संबंध में डॉक्टर उदय भानु सिंह की विज्ञप्ति ध्यान देने योग्य है। उदय भानु सिंह कहते हैं, नाट्य कला के प्रभाव से संस्कृत नाटक का पाठक या दर्शक नाटक के प्रत्येक कार्य को नायक की दृष्टि से देखता है। नायक ही संपूर्ण नाटक का केंद्र होता है, अतः उसकी मानसिक अवस्था की अनुकृति नाटक का लक्षण मानी गई है। महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग में डॉक्टर उदय भानु सिंह ने इस तथ्य को उद्घाटित किया है। अगला तथ्य है इसी प्रकार काव्यादि की व्याख्याएं भी केवल शाब्दिक अर्थों को लेकर ही प्रस्तुत की गई हैं। पाश्चात्य आलोचकों से ली गई व्याख्याएं भी प्रायः जो की त्यों रखी हुई हैं। यही कारण है कि बाबू हैं प्रायः दोनों समानांतर चलती हैं। साहब की समीक्षा में एक सेकेंड, हम कुछ गड़बड़ है यहाँ, भाषा आलोचना शैली हम कर रहे हैं। इसी प्रकार काव्य आदि की व्याख्याएं भी केवल शाब्दिक अर्थों को लेकर प्रस्तुत की गई हैं। पाश्चात्य आलोचकों से ली गई व्याख्याएं भी प्रायः ज्यों की त्यों रखी हुई हैं। यही कारण है कि बाबू साहब की समीक्षा में, ठीक है, बाबू साहब की समीक्षा में यहाँ से, ठीक है, ये जो
है प्रायः दोनों समानता चलती है, ये अंत में आएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया है। यही कारण है कि मैं यहाँ से पढ़ देती हूँ आपके लिए। यही कारण है कि बाबू साहब की समीक्षा में पाश्चात्य, एक सेकेंड इसको हटा देती हूँ ताकि आप समझ पाएँ ये कहाँ से कट हुआ है। ठीक है, यही कारण है कि बाबू साहब की समीक्षा में पाश्चात्य एवं भारतीय अलग अलग लक्षित की जा सकती है। पाश्चात्य एवं भारतीय मान्यताएं अलग अलग लक्षित की जा सकती हैं, प्रायः दोनों समानांतर चलती हैं। अब यहाँ से अगर हम देखें तथ्य को इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं। यही कारण है कि बाबू साहब की समीक्षा में पाश्चात्य एवं भारतीय मान्यताएं अलग अलग लक्षित की जा सकती हैं, प्रायः दोनों समानांतर चलती हैं। वो थोड़ा अंश ऊपर चला गया है। ठीक है, आलोचना के इस प्रमुख शैली के अतिरिक्त आपने ऐतिहासिक आलोचना शैली का भी प्रयोग किया है। उनका हिंदी भाषा और साहित्य इस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। साहित्यिक एवं कलागत प्रवृत्तियों के साथ ही युग विशेष की ऐतिहासिक परिस्थिति को भूमिका रूप में प्रस्तुत करके बाबू साहब ने ऐतिहासिक आलोचना का महत्व स्वीकार किया है। अगला तथ्य है, व्याख्या की पूर्णता के लिए विवेचन, तुलना, निष्कर्ष, उदाहरण, निर्णय आदि आवश्यक उपकरणों का भी यथास्थान बाबू साहब ने प्रयोग किया है। तुलसी की प्रबंध पटुता पर विचार करते हुए आपने वाल्मीकि रामायण, हनुमान नाटक, आध्यात्म रामायण के कथा प्रसंगों से रामचरितमानस की तुलना की है। अगला तथ्य है, इसी प्रकार उनके प्रकृति वर्णन की विशेषता बताते हुए आपने सूरदास और केशवदास का भी उल्लेख किया है। अगला तथ्य है, बाबू साहब की व्यावहारिक समीक्षा में प्रासंगिक रूप से यह तुलनात्मक शैली बराबर प्रयुक्त हुई है। कवियों का मूल्यांकन करते हुए निबंध के अंत में आपने प्रायः निष्कर्ष रूप में निर्णय भी दिया है। अगला तथ्य है, तुलसी की कला का विवेचन करते हुए अंत में लिखा है, संक्षेप में तल्लीनता, प्रबंध पटुता, रचना चातुर्य, भाषा सौष्ठव, दश परिपाक, अलंकार योजना आदि चाहे जिस दृष्टि से देखें, गोसाई जी में हम सभी दशाओं में कला का अन्यतम उत्कर्ष पाते हैं। अगला तथ्य है, तुलसी के चरित्र चित्रण पर विचार करते हुए बाबू साहब ने मानव मनोवृत्तियों का भी विवेचन किया है। सब मिलाकर बाबू साहब की आलोचना शैली में समन्वयात्मक व्याख्या पद्धति का तत्व प्रधान है। उन्होंने अधिक से अधिक संतुलित और स्पष्ट रहने की चेष्टा की है। कबीर, जायसी, तुलसी, केशव आदि कवियों का मूल्यांकन आपने पूर्वग्रह रहित होकर किया है। प्रत्येक की महत्ता आपको मान्य है। किसी एक के प्रति आपने एकांत निष्ठा प्रकट नहीं की है। जिसके संबंध में जो उचित और मान्य है, बाबू साहब ने निसंकोच रूप से उसे व्यक्त किया है। अभिव्यक्ति की स्वच्छता, दृष्टिकोण की उदारता और निर्णय की स्पष्टता आपकी आलोचना शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। अगला जो शीर्षक है वो भाषा को लेकर है और इसके बाद फिर हम उसके व्यक्तित्व और कृतित्व को देखेंगे, यानी इनके व्यक्तित्व और कृतित्व को देखेंगे। तो भाषा में पहला जो तथ्य है वो है, बाबू साहब की भाषा परिमार्जित, सरल, स्वच्छ एवं संस्कृतनिष्ठ है। प्रारंभिक रचनाओं में वह शिथिल तथा व्याकरण विरुद्ध भी रही हैं। अभिव्यक्ति के लिए उन्हें शब्द भी टटोलना पड़ा है। सदोष रचनाक्रम, अपरिपुष्ट वाक्य योजना एवं अभिव्यक्तिगत शिथिलता के साथ साथ आपकी प्रारंभिक रचनाओं में लिखा चाहते, दिखाया चाहते, देखा चाहिए आदि असंस्कृत क्रिया प्रयोग भी देखे जा सकते हैं। आंजलो, एक बेर, दिक्क, ऊपर फट्टू, बंधेज आदि ग्रामीण प्रयोग भी कहीं कहीं आपने कर दिया है। बाबू श्याम सुंदर दास, राजकिशोर रस्तोगी ने इस संदर्भ में एक पुस्तक लिखी है, बाबू श्याम सुंदर दास नाम से, उसमें यह तथ्य उद्घाटित किया गया है। अगला तथ्य है, 1923 के बाद की रचनाओं में इस प्रकार के दोष दूर हो गए हैं। भाषा शुद्ध, परिमार्जित, स्वच्छ एवं संयत हो गई हैं। उसमें प्रवाह एवं परिष्कार आ गया है। अपनी आत्मकथा में आपने अपना भाषा विषयक दृष्टिकोण बड़ी स्पष्टता के साथ व्यक्त किया है। तथ्य देख लेते हैं। शब्द प्रयोग की दृष्टि से सबसे पहला स्थान शुद्ध हिंदी के शब्दों को, उसके पीछे संस्कृत के सुगम और प्रचलित शब्दों को, इसके पीछे फारसी आदि विदेशी भाषाओं के साधारण और प्रचलित शब्दों को और सबसे पीछे संस्कृत के अप्रचलित शब्दों को स्थान दिया जाए। फारसी आदि विदेशी भाषाओं के कठिन शब्दों का प्रयोग कदापि ना हो। मेरी आत्मकहानी में यह तथ्य उद्घाटित है। अगला तथ्य है, भाषा के विषय में आपका यह सामान्य मत था। वैसे आप भाषा के दो रूप, साहित्यिक एवं व्यावहारिक मानते थे और आपका निश्चित मत था कि साहित्यिक भाषा सदैव उच्च होनी चाहिए। मेरी आत्मकहानी में भी यह तथ्य उद्धृत है। अपनी सभी कृतियों में आपने उपर्युक्त मान्यता का पूर्णतः पालन किया है। अगला तथ्य व्यक्तित्व से संबंधित है। बाबू साहब का व्यक्तित्व महिमामय था। उनमें उदारता, विवेक, कर्मठता, सतर्कता, गांधीर्य एवं अद्भुत नेतृत्व शक्ति थी। इसलिए आप मातृभाषा को बहुत कुछ दे सके हैं। कोश, इतिहास, भाषा विज्ञान, काव्यशास्त्र, उपयोगी साहित्य लेखन, पाठ्यपुस्तक का निर्माण, अन्वेषण, आलोचना, प्रचार प्रसार आदि अनेक क्षेत्रों में कार्य करके बाबू साहब ने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। भूलना न होगा कि यह समय
यह वह समय था जब यह कहा जाता था कि हिंदी में है क्या, किस लिए हिंदी पढ़ी जाए। बाबू साहब ने अनेक दिशाओं में कार्य करके थोड़े ही समय में यह दिखा दिया कि हिंदी में बहुत कुछ है और सुनियोजित प्रयास और दृढ़ इच्छा शक्ति से सब कुछ हो सकता है। आपके संबंध में बाबू मैथिली शरण गुप्त की यह उक्ति सर्वथा उचित है। हिंदी के हुए जो विगत वर्ष 50, नाम उनका एक ही, श्याम सुंदर दास। तो ये जो पंक्ति है यह आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगी। मैथिली शरण गुप्त की यह पंक्ति है। बाबू साहब का कृतित्व। बाबू साहब के समस्त कृतित्व को निम्नलिखित वर्गों में रखकर देखा जा सकता है। अगर हम देखें तो पहली जो रचना है वो मौलिक रचनाएं हैं। जैसे इनमें मौलिक रचनाओं में हिंदी कोविद रत्नमाला, जिसमें 80 लेखकों के परिचय को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, हमने प्रारंभ में पढ़ा था। हिंदी कोविद रत्नमाला भाग 1 भाग 2 1909 में एक प्रकाशित हुआ है, एक 1915 में। साहित्यालोचन 1922 में प्रकाशित हुआ है। भाषा विज्ञान 1923 में। हिंदी भाषा का विकास 1924 में। गद्य कुसुमावली 1925 में। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1927 में। हिंदी भाषा और साहित्य 1930 में। इसके साथ ही गोस्वामी तुलसीदास 1931 में। रूपक रहस्य 1931 में। भाषा रहस्य भाग 1 1935 में। हिंदी गद्य के निर्माता भाग 1 और भाग 2 40 और 41 में यह प्रकाशित हुआ, और मेरी आत्मकहानी 1941 में। तो ये संपूर्ण जो 12 कृतियाँ हैं ये इनकी मौलिक कृतियाँ हैं श्याम सुंदर दास की। संपादित ग्रंथों की अगर हम बात करें तो संपादित ग्रंथों में इन्होंने चंद्रावती अथवा नासिकेतोपाख्यान 1901 में इसको संपादित किया। छत्रप्रकाश को संपादित किया है 1903 में। रामचरितमानस को संपादित किया है 1904 में। पृथ्वीराज दासो को संपादित किया है 1904 में। हिंदी वैज्ञानिक कोश को संपादित किया है 1906 में। वनिता विनोद को संपादित किया है 1906 में। इंद्रावती को संपादित किया है 1906 में। हमीर दासो को संपादित किया है 1908 में। शकुंतला नाटक को 1908 में। प्रथम हिंदी साहित्य सम्मेलन की लेखावली 1911 में संपादित किया है। बाला विनोद 1913 में संपादित किया है। हिंदी शब्द सागर 1916 से 26 इसका संपादन कार्य इन्होंने किया है। मेघदूत 1920 में इसका संपादन किया है। दीनदयाल गिरी ग्रंथावली 1921 में संपादित हुआ है। परमाल दासो 1921 में संपादित हुआ है। अशोक की धर्मलिपियाँ 1923 में संपादित हुई है। रानी केतकी की कहानी 1925 में संपादित की है। भारतेंदु नाटकावली 1927 में संपादित है। कबीर ग्रंथावली 1930 में संपादित है। राधा कृष्ण ग्रंथावली 1930 में संपादित है। सतसई सप्तक 1930 में संपादित है। द्विवेदी अभिनंदन ग्रंथ 1933 में संपादित है। रत्नाकर 1933 में संपादित है। बाल शब्द सागर 1935 में संपादित है। त्रिधारा 1945 में संपादित है। नागरी प्रचारणी पत्रिका भाग 1 से 18 कुल है, ये 18 भाग है। और इस 18 भाग में हमने देखा था एक तथ्य, शायद हमने इसके विषय में कुछ जाना था, आगे हम देख लेंगे। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो आप पीछे रिकॉल करके चीज़ों को देख लेंगे। सरस्वती का संपादन इन्होंने 1900 से 1902 के बीच किया है। मनोरंजन पुस्तक माला 50 ग्रंथ इसके संपादित किए हैं। संकलित ग्रंथ एवं पाठ्य पुस्तकों की अगर हम बात करें तो मानस सुक्तावली 1920 में यह संकलित ग्रंथ है। संक्षिप्त रामायण 1920 में। हिंदी निबंधमाला भाग 1-2 1922 में। संक्षिप्त पद्मावत 1927 में। हिंदी निबंध रत्नावली भाग 1 1941 में। भाषा सार संग्रह भाग 1 1902 में। भाषा पत्रबोध 1902 में। प्राचीन लेख मणिमाला 1903 में। आलोक चित्रण 1902 में। हिंदी पत्रलेखन 1904 में। हिंदी प्राइमर 1905 में। हिंदी की पहली पुस्तक 1905 में। हिंदी ग्रामर 1906 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1908 में। हिंदी संग्रह 1908 में। बालक विनोद 1908। सरल संग्रह 1919। नूतन संग्रह 1919। अनुलेख माला 1919। नई हिंदी रीडर भाग 6-7 1923 में। हिंदी संग्रह भाग 1-2 1925 में। हिंदी कुसुम संग्रह भाग 1-2 1927 में। हिंदी कुसुमावली 1927 में। हिंदी कुसुमावली के बाद अगर हम देखें तो साहित्य सुमन भाग 1 और 4 1928 में। गद्य रत्नावली 1931 में। साहित्य प्रदीप 1932 में। हिंदी गद्य कुसुमावली भाग 1-2 36 और 45 में। हिंदी प्रवेशिका पद्यावली 1939 में। हिंदी प्रवेशिका गद्यावली 1939 में। हिंदी गद्य संग्रह 1945 में। साहित्यिक लेख 1945 में। समय समय पर लिखे गए आदि अगर हम देखें तो समय समय पर लिखे गए स्फुट लेख निबंध और वक्तृताएँ भी इनकी रही है और उसकी संख्या लगभग 40 रही है। ठीक है, तो ये 4 तथ्यों में हमने इनकी रचनाओं को देख लिया, यानी हमने इनके संपादित पुस्तकों को भी देखा, संकलित ग्रंथों को भी देखा और मौलिक रचनाओं को देखा, और उसके बाद हमने इनके लेख और निबंधों के संबंध में भी जाना कि लगभग इसकी संख्या 40 है। तो यहाँ तक जो था वो हमारा श्याम सुंदर दास से संबंधित तथ्य थे और इनके विषय में हमने जाना। इसके बाद जो टॉपिक है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित है
और फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, यानी रामचंद्र शुक्ल से संबंधित हम जो वीडियो देखेंगे वो उनके अलग वीडियो में हम उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।